हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारी एमपी हिस्ट्री। ठीक है, बहुत बच्चों के क्वेश्चन थे कि उनको एमपी हिस्ट्री में थोड़ी सी दिक्कत है। एमपी हिस्ट्री में ज़्यादातर क्या पढ़ें, कौन सा पोर्शन है जो उसको कम पढ़ें और कौन सा पोर्शन है जिसको हम ज़्यादा पढ़ें। ठीक है, तो हम यहाँ पे पूरी एमपी हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं और एमपी हिस्ट्री में भी बीच बीच में मैं बताते जाऊँगी कि कौन सा पोर्शन जो है हमारा थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट है और किसको हमें छोड़ना है, किसको हमें लेना है। ठीक है, अब एमपी हिस्ट्री को पढ़ने से पहले पहले हम हिस्ट्री को देखते हैं। ये 3 भागों में बटी रहती है। एक को बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल, दूसरे को बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरे को बोलते हैं ऐतिहासिक काल। ठीक है, आपको ये पता होगा। अब इसको देख लेते हैं हम प्री हिस्टोरिक एरा, और फिर इसको प्रोटो हिस्टोरिक एरा, और इसको देखते हैं हम हिस्टोरिक एरा के रूप में। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल या फिर प्री हिस्टोरिक एरा का मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब ये होता है कि हमारे पास कोई भी लिखित सोर्स अवेलेबल नहीं रहते, है ना। हमें सिर्फ पुरातात्विक सोर्स, मतलब जैसे कि सिक्के हो गए, है ना, मिट्टी के मृदभांड हो गए, है ना, और बहुत सारे सोर्स है जैसे अभिलेख हो गए, उनको ही देख के हमें समझना पड़ता है कि इनकी जो संस्कृति है, इनका कल्चर है, वो कैसा था। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कि आर्कोलॉजिकल सोर्स जो रहते हैं वो तो अवेलेबल रहते हैं, बट स्क्रिप्ट इज़ नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो हम उनके जो आर्कोलॉजिकल सोर्स है उसके ही बेस पे हम जो है इसमें कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक है, और इसमें क्या रहता है, आर्कोलॉजिकल सोर्स और जो स्क्रिप्ट है दोनों अवेलेबल रहती है, बट हम आर्कोलॉजिकल सोर्स को ही अभी तक पता कर पाए या पढ़ पाए हैं, जिसमें स्क्रिप्ट को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, मतलब कि जो पुरातात्विक सोर्स भी हैं हमारे पास, इस पे लोकन ग्रंथ भी हैं, लेखन वाले ग्रंथ, या फिर हम बोल सकते हैं कि लेखन शैली भी हमें पता चल गई है ना। इसमें 64 जो है कैरेक्टर हमें मिले हैं, बट हमें अभी तक कोई भी अभी तक इसको पढ़ नहीं पाया है। ठीक है, और जो लास्ट वाला है, देयर बोथ ऑफ पॉसिबल, मतलब कि इसमें दोनों एविडेंस को पढ़ा भी जा सका है और यूज़ भी करा जा सका है ना। हमने इनकी संस्कृति कल्चर के बारे में, इनकी लैंग्वेज को हम पढ़ सकते हैं और हमने इनकी लैंग्वेज को समझा। उसी बिहाफ पे पूरा हिस्टोरिकल जो एरा है यहाँ पे निर्माण हुआ। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, ये लिखा है। अब उसको प्रागैतिहासिक काल जो है उसको 3 भागों में हम डिवाइड करते हैं, मतलब प्री हिस्टोरिक एरा जो है उसको हम 3 भागों में, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, है ना। स्टोन एज रहता है। स्टोन एज पहले मतलब कि पाषाण काल, फिर मीजोलिथिक एज, फिर नियोलिथिक एज। ठीक है, ये 3 भागों में हम इसको बांटते हैं। अब स्टोन एज में भी 3 भाग रहते हैं, पुरापाषाण काल, फिर उच्च पुरापाषाण काल, फिर मध्य पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, देन उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, तो हम इतने अंदर नहीं जाएंगे, बस हम इसमें क्या देखेंगे, स्टोन एज। स्टोन एज का जो डिवाइडेशन है कि क्या हमारे मध्य प्रदेश में क्या मिला है, हम उसके बिहाफ पर यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो ये हिंदी लैंग्वेज में है और नीचे ही मैंने इसको इंग्लिश लैंग्वेज में भी कन्वर्ट किया है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी मीडियम वालों को ही हम पढ़ा रहे हैं, हम यहाँ पे बोथ लैंग्वेज में पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हम हिंदी वालों के लिए पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश में क्या पढ़ रहे हैं हम। पहले पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। अब इसको किस तरीके से बांटा है, ऐसे ही कर दिया है क्या लोगों ने कि हाँ इसको पाषाण काल बोलते हैं, इसको मध्य पाषाण काल बोलते हैं। नहीं, इसमें जो हमारे वेपन है या औजार हैं, उनकी जो शेप है ना, उनका जो आकार है, औजारों के आकार के आधार पे इनको बांटा गया है। और साथ में जो जलवायु है ना, जो जलवायु एनवायरनमेंट है, उसके चेंजेस के आधार पे, बेस पे इस कालों में विभाजित किया गया है। कि जैसे पहले हम इनके औजार वेपन को देखेंगे, ये इस तरीके से होंगे, फिर धीरे धीरे शार्पनेस इसमें आएगी, और जो वर्तमान में है फिर वो हमारे वेपन आ जाएंगे। ठीक है, आर्म्स आ जाएंगे। तो उसी के बेस पे इसको बांटा गया है। अब हम पहले क्या पढ़ने वाले हैं, पैलियोलिथिक पीरियड पढ़ने वाले हैं, जो कि हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। ठीक है, तो हम यहाँ पर पैलियोलिथिक मतलब पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसका समय देख लेते हैं, 10 लाख से 10,000। इसका कोई ज़रूरत नहीं है 10 लाख से 10,000। बस हम इसके बारे में पढ़ेंगे क्या, कि मानव खेती करना और निवास के लिए घर बनाना नहीं जानता था। अभी लोग एग्रीकल्चर और रहवास के लिए कुछ भी नहीं जानते थे। इसमें आग की खोज हो चुकी थी। देखो,
क्या पढ़ रहे हैं हम, पूरा पाषाण काल। उसमें क्या बोला, आग की खोज तो हो चुकी थी बट इसका यूज कैसे करते हैं उसके लिए ये जो है सक्षम नहीं थे। देखो जैसे ज्वालामुखी हो गया, उन्होंने उससे आग देखी तो इससे तो उनको आगों का पता है कि आग की खोज तो हो गई थी बट उनका यूज़ कैसे करते हैं वो नहीं पता था। ठीक है, यहाँ पर मानव क्या भोजन हेतु फल फसली और पशुओं पर निर्भर था। वो शिकारी था कुल मिला के और आर्किटेक्ट था कुल मिला के, और बस पशुओं पर ये डिपेंडेंट था। ठीक है, मानव पशुओं की खाल से शरीर को ढकता था। फिर मानव को मृतक संस्कार की जानकारी अभी नहीं थी। हम क्या पढ़ रहे हैं, पैलियोलिथिक एज मतलब कि पुरापाषाण काल, उसमें मृतक संस्कार की कोई जानकारी नहीं थी। फिर पुरापाषाण काल को 3 भागों में देखो डिवाइड कर दिया है, हमने देखा था निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और फिर उच्च पुरापाषाण काल। अब इसमें हमें क्या देखना है, बस इसमें हमने रफली बता दिया कि इसमें क्या है, लोग जो हैं हंटिंग और सिर्फ आर्किटेक्ट के रूप में मतलब फूड गैदरिंग के रूप में बस रहते थे। ठीक है, फिर इसमें अभी क्या क्या यूज़ नहीं हुआ था, या इन्होंने मृतक संस्कार का इसके बारे में भी नहीं पता था, खेती के बारे में भी नहीं पता था, आग के बारे में पता तो चल गया था लेकिन यहाँ कैसे यूज़ करते हैं इसको ये नहीं पता था। ठीक है, ओके बस इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है समझने के लिए हमने ऊपर सब समझ लिया। मध्य प्रदेश के बिहार पे क्या इम्पोर्टेंट है कि मध्य प्रदेश में इसके साक्ष्य कहाँ मिले, इसके एविडेंस कहाँ मिले हैं, भीमबेटका रायसेन में है जो, और एक हथनौरा। ठीक है, इनके बारे में भी हम लास्ट में इन स्थानों के बारे में देखेंगे कि क्या इम्पोर्टेंट है, किसने खोज की थी और इस पर क्या क्या पाएगा। अब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए देख लेंगे क्या बोला है, ह्यूमन्स डिड नॉट नो हाउ टू डू फार्मिंग एंड बिल्ड हाउसेस फॉर रेजिडेंट। इनको ये नहीं पता था कि फार्मिंग कैसे करते हैं और बर्ड हाउसेस। ठीक है, इनको घर भी नहीं पता था कि आवास कैसे बनाते हैं और वहाँ पे रहते कैसे हैं, है ना। वो बस एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। फायर वॉज डिस्कवर्ड, आग की खोज हो चुकी थी बट ड्यूरिंग द पीरियड देयर इज़ नो एविडेंस फॉर इट्स यूज़, है ना। इसके यूज़ करने के तरीके को इन लोग नहीं जानते थे, बस ये खोज हो चुकी थी। ठीक है, और फिर क्या है, ह्यूमन डिपेंड्स ओनली फ्रूट्स फिश एनिमल ऑफ फूड। ये बस हंटिंग जानते थे और फूड गैदरिंग जानते थे, इसके अलावा कुछ भी नहीं जानते थे। ठीक है, फिर ह्यूमन यूज टू कवर देयर बॉडीज विथ एनिमल स्किन, ये तो नॉर्मल सा है, इसमें क्या ट्रांसलेट करके बताऊँ। ह्यूमन्स बर नॉट अवेयर ऑफ फ्यूनरल राइट्स, ये जो निएंडरथल प्रजाति है, देखो हम कौन से हैं, होमो सेपियंस सेपियंस, उसी तरह एक निएंडरथल प्रजाति थी वो फ्यूनरल करना स्टार्ट की है। ठीक है, तो अभी जब हम स्टार्टिंग पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या है, ह्यूमन्स बर नॉट अवेयर ऑफ फ्यूनरल राइट्स। ओके, अब द पैलियोलिथिक पीरियड इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, जो कि हमने पढ़ लिया, लोअर पार्ट एंड मिडिल पार्ट एंड देन अपर पैलियोलिथिक पीरियड। ओके, हमें इसमें हमने जानकारी कर ली कि इसमें एक्चुअल में क्या क्या था, बट द मेन फैक्ट इज़ हमें क्या याद रखना है मध्य प्रदेश के बिहार पे कि एविडेंस कौन कौन से मिले हैं मध्य प्रदेश में। तो एक भीमबेटका है रायसेन में और हथनौरा है, कहाँ पर है ये, सीहोर में। ठीक है, आई होप कि आपको लैंग्वेज समझ में आ रही होगी। ओके, अब हम पढ़ रहे हैं मध्य पाषाण काल, है ना। हमने 3 भागों में बांटा था स्टोन एज को, पहला पाषाण काल, फिर देन मध्य पाषाण काल, फिर हम पढ़ेंगे नव पाषाण काल। ठीक है, पहला हमने पढ़ लिया है, अब दूसरा हम क्या पढ़ने वाले हैं, मध्य पाषाण काल, दैट मीन्स मीजोलिथिक एज। ओके, इसका समय क्या है, 10,000 से 7,000। देखो ये समय इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये इतने से इतना चल रहा है। ठीक है, इसमें क्या था, मानव ने क्वार्जाई पत्थर के स्थान पे, मतलब कि जब हम पूरा पाषाण काल या पाषाण काल पढ़ रहे थे तो उसमें कौन सा पत्थर जो है यूज़ किया जाता था, क्वार्जाइट पत्थर यूज़ किया जाता था। बट अब क्या उसके स्थान पे क्या होने लगा, जेस्पर चार्ट और फ्लंट जैसे पत्थर जो है यूज़ होने लगे। ठीक है, हथियार बनाना आरंभ कर दिया। द मेन फैक्ट इज हथियार बनाना कब आरंभ किया, मध्य पाषाण काल में, दैट मीन्स मीजोलिथिक एज में। ओके, मानव ने शिकार के साथ पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री करना स्टार्ट कर दिया था भाई, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द मीजोलिथिक। ठीक है, मानव ने अभी तक खेती फार्मिंग करना अभी भी स्टार्ट नहीं किया, वो न्यूलिथिक एज में ही करेगा। ओके, मानव संस्कार में केवल गाड़ना ही, डिगिंग करना उसको बस स्टार्ट हुआ था, और पालतू पशु के रूप में कुत्ते का ही यूज़ किया गया था। और जो हमारे मध्य प्रदेश में मीजोलिथिक एरिया से जो एविडेंस है वो कहाँ पर मिले हैं, आदमगढ़। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आदमगढ़, है ना। इसमें इसको मीजोलिथिक फैक्ट्री भी बोला जाता है। इसमें बहुत सारी, कम से कम 25,000 से अधिक सूक्ष्म जो है पाषाण मिले हुए हैं, है ना। और पशुपालन के साक्ष्य सबसे पहले
पूरे भारत में जब हम पूछा जाता है कि पशुपालन के साक्ष्य कहाँ पे मिले हैं, तो बागौर एक आता है स्थान। बागौर कहाँ है? हमारे राजस्थान में। और फिर हमारा आदमगढ़ आता है। दोनों स्थानों को सबसे ज़्यादा जानते हैं, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं इंग्लिश में और देख लेते हैं कि ह्यूमंस बिगन मेकिंग वेपन्स फ्रॉम द जेस्पर चर्ट फ्लंट और वुड स्टोन इंस्टीड ऑफ क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट के स्थान पे क्या यूज़ होने लगे हैं? वेपन्स, जेस्पर चर्ट और फ्लिंट या फिर वुड स्टोन, ठीक है, इनका यूज़ होने लगा। देन अलॉन्ग विथ हंटिंग ह्यूमंस हैड लर्न टू रियर एनिमल्स। ओके, मतलब कि एनिमल हस्बेंड्री करना भी स्टार्ट कर दिया था। और ह्यूमन हैड नॉट एट स्टार्टिंग फार्मिंग, अभी तक ह्यूमंस ने फार्मिंग स्टार्टिंग नहीं की थी। ओनली द ब्रूअल राइट्स ऑफ द डीड इन बिगन, वो बस उसको काटते थे, अभी राइट्स नहीं होते थे इसके। और डॉग वाज यूज एज अ पेट। और एविडेंस कहाँ पे मिले? आदमगढ़ में मिले, होशंगाबाद में। इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ी है। ओके, तो इतना हमारा जो है एंड हो चुका है। देख लो, पीपीटी बनाने में मुझे कम से कम 2 से ढाई घंटे लग गए और उसको समझाने में कितने मिनट? 10 मिनट भी नहीं लगे, ठीक है। तो अब हम न्यूलिथिक एरा के बारे में पढ़ने वाले हैं, या उत्तर पाषाण काल, इसके 2 नाम चल जाते हैं। अब इसमें क्या होगा, जो हमने जो वेपन बनाए थे, आर्म्स बनाए थे, वो थोड़े से और शार्प होते जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे लोग वस्त्र भी, मतलब कि क्लॉथ्स भी पहनने लगेंगे, साथ में मृदुभांड मिट्टी के बर्तन भी बनाने लगेंगे, एंड फार्मिंग ऑल्सो करने लगेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका टाइमिंग, तो सिर्फ ऐसा आपको बताने के लिए कि इसका टाइमिंग कैसे क्या चल रहा है। तो 7000 से 4000 ईस्वी पूर्व में हम आ चुके हैं, ठीक है। अब पत्थर के हथियारों को अधिक नुकीला और चमकदार बनाया। इसकी विशेषता क्या है? ये दोनों ही इसकी विशेषता है कि ये शार्प और चमकीले, ये शाइनी हो चुके थे, ठीक है, औजार। इस काल में मानव ने पशुपालन और खेती करना स्टार्ट कर दिया था। एनिमल हस्बेंड्री तो उसने मेसोलिथिक एरिया में भी कर दिया था, बट खेती करना अभी तक स्टार्ट नहीं किया था, जो कि अभी हो चुका है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में। पूछते तो नहीं है, लेकिन पूछ ले तो इसीलिए सब कुछ बनना चाहिए। निवास और वस्त्र बनाने भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। ओके, जो देखो, मृतक संस्कार के गाड़ने के साथ साथ जलाना भी सीख लिया था। अभी तक हमने क्या देखा था कि वो बस गाड़ रहे थे मेसोलिथिक एरिया में, है ना। निएंडरथल प्रजाति द्वारा सर्वप्रथम से इसको दफनाया गया, ठीक है। बट अब यहाँ पे जलाना भी उन्होंने सीख लिया था, और आग भी जलाने लगे थे, और खाना पका कर खाने लगे थे। पहले बस वो फूड गैदरिंग करते थे और मीट बस खाते थे, ठीक है, हंटिंग बस करते थे और कुछ भी नहीं। इस काल में लकड़ी का पहिया और कुम्हार की चाक का आविष्कार हो सका था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट, इस काल में लकड़ी का पहिया भी और कुम्हार की चाक का भी आविष्कार हो चुका था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कभी भी पूछ सकते हैं, है ना। हमारे मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है कि वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ ले कि ये कहाँ था, ये कहाँ था, फिर क्या ये भी सही है इस एरा से रिलेटेड, तो ये क्वेश्चन भी आते हैं। अब मानव ने धर्म, देवी देवताओं की भूत प्रेतों की कल्पना शुरू कर दिया था न्यूलिथिक एज में, है ना। नवपाषाण काल का फिर आगे चल के रूपांतरण क्या हो जाता है? ताम्रपाषाण काल और महापाषाण काल में हो जाता है, ठीक है। अब जो हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे कौन कौन से हैं, ये एग्जाम्पल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में यही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। देखो, ये तो समझाने की बात हुई कि क्या मतलब क्या होता है ना, कौन से एरा में क्या चीज़ें हुई, क्या चेंजेस आए, है ना। बट हमारा मध्य प्रदेश ये नहीं पूछेगा, हमारा मध्य प्रदेश बस यही पूछेगा कि ये चीज़ कहाँ पे, यहाँ पे क्या मिला है, क्या नहीं। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश में कौन कौन से एविडेंस मिले। संग्रामपुर घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे है? ये धार में मिला हुआ है। फिर मामा भांजा शैलाश्रय कहाँ है? पचमढ़ी में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये स्थान, आपको ये स्थान बहुत अच्छे से ध्यान में रख के चलना है ना। अब इंग्लिश में हम देख लेंगे, उसी का ट्रांसलेशन है, स्टोन वेपन्स वर मेड मोर शार्प एंड शाइनी। स्टोन वेपन्स कैसे हो गए थे? शार्प हो चुके थे और शाइनी हो चुके थे, ठीक है। इन दिस पीरियड ह्यूमन स्टार्ट एनिमल हस्बेंड्री एंड फार्मिंग। देखो, हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि ये एनिमल हस्बेंड्री नहीं करते थे और फार्मिंग करना भी इन्होंने स्टार्ट नहीं किया था। क्यों? क्योंकि ये क्या करते थे, हंटिंग के लिए एक जगह से दूसरे जगह पर जाते थे, और जहाँ पर देखो फार्मिंग नहीं होती है तो इस लोग क्यों रुके, किसके लिए रुके, ठीक है। बट फार्मिंग हो जाती है तो हमें 3-3 महीने वेट करना पड़ता है, तो इसलिए उन्होंने एक स्थान पर रहना स्टार्ट कर दिया।
तो इस तरीके से वो क्या कर रहे हैं, फिर एनिमल हस्बेंड्री भी करते हैं और फिर देन फार्मिंग, और यहाँ पर वो एक स्थान पर ही बसने लगते हैं, है ना। ही स्टार्टेड मेकिंग अ हाउस, ओके, मेकिंग अ हाउस एंड क्लॉथ फॉर हिमसेल्फ, वो वस्त्र बनाने लगे और अपने लिए आवास बनाने लगे। इन द फ्यूनरल राइट्स होने लगी अमोंग विद ब्रूअल, बल्कि क्रिमेशन आल्सो लर्न कर दिया, ठीक है, उन्होंने बल्कि जलाना भी इसको स्टार्ट कर दिया। ही आल्सो स्टार्टिंग लाइटिंग अ फायर, आग जलाना भी उन्होंने सीख लिया था। हमने जब स्टोन एज में ही देखा था, ओके, प्री स्टोरी कह रहा कि जब स्टोन एज में हम पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा था कि वो जानते तो थे आग को, है ना, बट वो ये नहीं जानते थे कि इसका यूज़ कैसे करना है, ओके। कुकिंग भी उन्होंने स्टार्ट कर दी थी एंड ईटिंग फूड, दे नो अबाउट ईटिंग फूड ऑलरेडी, ठीक है। हाँ, इन दिस पीरियड द वुडन व्हील एंड द पोटर्स व्हील वर आल्सो इन्वेंटेड, हमने पढ़ लिया है, ये दोनों फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वुडन वाली व्हील और द पोटर्स व्हील वर आल्सो इन्वेंटेड, ठीक है। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं उसके लिए ये दो फैक्ट हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बट एमपी के कॉन्टेक्स्ट में ये थोड़ा सा बस ये है कि जानकारी तो रखो एटलीस्ट, है ना। और आप लोगों के सिलेबस में एमपी हिस्ट्री इसीलिए डाली भी गई है कि कम से कम एटलीस्ट आपको जानकारी तो हो कि किस तरीके से हमारा एमपी बना है और किस तरीके से पहले एविडेंस यहाँ पर मिलने स्टार्ट हुए, ठीक है। ह्यूमन्स स्टार्टिंग इमेजिन रिलीजियस गॉड्स एंड गॉडेस, फिर घोस्ट एंड स्पिरिट्स, ठीक है, उन्होंने स्टार्ट इमेजिन कर दिया, मतलब यहाँ से जो हमारे अभी वर्तमान में भी चल रहा है स्पिरिट्स, घोस्ट, है ना, और गॉडेस गॉड्स, ये सब रिलीजन अभी भी ये चलती आ रही है, और ये कहाँ से चलती आ रही है, न्यूलिथिक एरा से, समझ में आ रहा है। द न्यूलिथिक पीरियड फर्दर ट्रांसफॉर्म किस में हुआ था, इनटू चारकोलिथिक एज, दैट मीन्स कॉपर एज, ताम्र पाषाण कालीन एज, एंड द मेगालिथिक एज, दैट मीन्स महापाषाण काल, ओके। अब इसमें कौन कौन से एविडेंस भी फाउंड, देखो ये जो है ना, इसमें मैंने जब ट्रांसलेशन किया था तो पता है हाटा का क्या आ गया था, ये हाटा जो है दमोह में है ना, इसमें इन मध्य प्रदेश तो है ही, बल्कि ये कहाँ पे है, दमोह में, है ना, स्पेशली दमोह में है। जब ये हाटा लिखा था ना तो गूगल ने क्या है ट्रांसलेट किया था, इसको रिमूव्ड कर दिया था, इसको, है ना, रिमूव्ड कर दिया था कि दे थॉट कि हाँ ये हाटा वाला रिमूव्ड है, बट नहीं, फिर इसको मैंने फिर से लिखा। तो ये जो हाटा है कहाँ पे है, हमारे दमोह में, स्पेशली संग्रामपुर वैली कहाँ पे है, दमोह में, और अंकल भांजा या फिर मामा, इसमें अंकल भांजा नहीं आएगा, इसने ट्रांसलेशन हालांकि मामा भांजा शैलाश्रय ही इंग्लिश में आएगा, ठीक है, अंकल भांजा नहीं आएगा भाई, है ना। तो ये कहाँ पे है, पचमढ़ी में, ओके। अब हम इसमें इम्पोर्टेंट तथ्य देखेंगे, क्या क्या विशेष तथ्य हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। पाषाण काल या जो पैलियोलिथिक एज है, इसका नाम यूनानी शब्दों के आधार पर लिखा गया है, इसको हमें नहीं पढ़ना है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, इम्पोर्टेंट क्या है कि जो इंदौर के सुख निवास महल के समीप जो ट्रेपियन और बिदारनी खुरुशनी, ये काइंड ऑफ आर्म्स है ना, परशु जैसे पुरातात्विक औजार मिले हैं, वेपन्स मिले हैं, कहाँ पर मिले हैं, इंदौर के सुख निवास में, ठीक है। और फिर और ये, हाँ ये वाला इम्पोर्टेंट तो था ही। अब साथ में क्या इम्पोर्टेंट है, रायसेन के जो पुराना किला है उसके समीप पूरा पाषाणकालीन कारखाना प्राप्त हुआ है, जिसमें बिदारनी, हस्तकुठार और औजार मिले हुए हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सागर जिले में किसली के सम्मुख त्रिय उप त्रिभुजीय सम ताम्र कोठार मिले हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है, ये जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे जो बेड़ा घाट है, फिर तिलवारा घाट है और फिर लमेटा घाट है, उसमें पूरा पाषाण काल के मानव बस्ती के साक्ष्य मिले हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है ना। फिर पचमढ़ी में जो बनिया बेरी गुफा है उसमें धार्मिक आयोजन का, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में दो कि पचमढ़ी की जो बनिया बेरी केव है या गुफा है उसमें धार्मिक आयोजन का चित्रांकन के साक्ष्य मिले हैं, है ना, रिचुअल्स मिले हैं जो प्रैक्टिस वो करते थे, जिसमें स्वास्थ्य की पूजा होती थी, ओके, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। एंड फिर हम पढ़ेंगे रीवा के बारे में कि रीवा के निकट जो इटार पहाड़ी है, क्या इम्पोर्टेंट है कि रीवा के निकट जो इटार पहाड़ी से क्या मिला है, मानव और पशुओं की आकृति वाले शैलाश्रय प्राप्त हुए, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो हमने ऊपर वाला फैक्ट पढ़ा था वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट था, ये ना, ये दोनों को थोड़ा सा ध्यान में देकर रखना है, ठीक है। अब वही उसका ट्रांसलेशन देखेंगे, द स्टोन एज हैज़ नेम्ड, ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आर्कोलॉजिकल टूल्स सच एज अ ट्रैम्पलियन, क्लेवर, स्क्रैपर एंड हैंड एक्स जो हमने देखा हैज़ बीन फाउंड नियर, कहाँ मिला है, सुख निवास प्लेस में, कहाँ पे, इंदौर में, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ
सुखनिवास पैलेस में मिला है ये, और ये पैलियोलिथिक एज से जितने भी टूल्स हैं वो मिले हुए हैं, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या था, हाँ ये 3 फैक्ट जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। एविडेंस ऑफ पैलियोलिथिक ह्यूमन सेटलमेंट हैज़ बीन फाउंड एट भेड़ाघाट, तिलवारा घाट एंड लमेटा घाट। क्या बोल रहा है कि ह्यूमन सेटलमेंट हैज़ बीन फाउंड, इनका सेटलमेंट हैड बीन फाउंड कहाँ है, भेड़ाघाट, तिलवारा घाट एंड लमेटा घाट ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर इन जबलपुर, ठीक है। जबलपुर में यहाँ पे 3 स्थान है जहाँ पर उनका ह्यूमन सेटलमेंट के एविडेंस मिले हुए हैं। फिर एविडेंस ऑफ पेंटिंग है ना, शैल चित्र जो है हम जिनको बोलते हैं कि एविडेंस ऑफ पेंटिंग ऑफ रिलीजियस सेरेमनी हैज़ बीन फाउंड इन, कहाँ पे, बनियाबेरी केव है, कहाँ पर है ये, पचमढ़ी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि कहाँ पे है ये, बनियाबेरी केव इन पचमढ़ी, ओके। बिन स्वास्तिक वॉज ऑल्सो वॉशड, स्वास्तिक भी फाउंड किया गया, ठीक है। फिर रॉक शेल्टर मिले हैं विथ ह्यूमन एंड एनिमल फिगर्स हैव बीन, कहाँ पे, इटार हिल नियर रीवा, है ना। इसके बारे में भी हमने ऑलरेडी हिंदी मीडियम में पढ़ लिया है। सो ये तीनों फैक्ट जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको याद रख के चलना है। अब जो हमने बीच बीच में भीमबेटका, आदमगढ़ और हथनौरा पढ़ा था, उसके बारे में लिखा है कि इसमें इनकी स्थिति कहाँ पे, ये एक्चुअल में किस जिले में, किस डिस्ट्रिक्ट में हैं, और फिर इनको खोज किसने किया था। तो इसमें इंग्लिश ट्रांसलेशन की कोई ज़रूरत नहीं थी। पहली बात तो ये है कहाँ पर, भीमबेटका सबसे पहले रायसेन ज़िले के अब्दुल्लागंज में, ठीक है। तो चाहे इसका हिंदी कर लो चाहे इंग्लिश कर लो, यही आएगा, है ना। फिर खोज किसने की थी, तो 1957 और 58 में। देखो ध्यान से देखो, इसका डेट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1957 और 58, है ना, क्योंकि बिल्कुल डायरेक्ट पूछ लेता है। और मे बी MPPSC प्री जो फरवरी में हुआ था 2025 में ही, ये क्वेश्चन हूबहू आया था कि कब इसकी खोज की थी। तो कब की थी, 1957-58 में खोज की थी, और फिर श्रीधर विष्णु बाकरकर द्वारा की गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट पहले तो उसकी अवस्थिति देखो कि वो कहाँ पर है, फिर किसने इसको खोजा था, है ना। तो श्रीधर विष्णु बाकरकर द्वारा खोजा गया था 1957 और 58 में, है ना, ठीक है। भीमबेटका में पुरापाषाण काल के शैल चित्र जो पेंटिंग्स हैं वो हमें मिली हैं, है ना। भीमबेटका को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था, तो 2003 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख के चलना है, ठीक है। चारों के चारों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आदमगढ़ कहाँ है, सबसे पहले होशंगाबाद जिला में है। फिर इसको खोजा किसने था, RV जोशी, और या फिर मनोरंजन घोष द्वारा खोजा गया था। लेकिन RV जोशी बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इसीलिए आदमगढ़ में सबसे पहले कौन आता है, RV जोशी, ठीक है। हाँ, अब मैंने बोला था आपसे एनिमल हस्बेंड्री को ओवरऑल जब हम इंडिया में भी देखते हैं तो 2 स्थान निकल के आते हैं, एक रहता है बागौर, है ना, और दूसरा रहता है आदमगढ़। तो आदमगढ़ कहाँ पे है, हमारे मध्य प्रदेश में, और वो भी कहाँ पे, होशंगाबाद जिले में, ठीक है, या फिर नर्मदापुरम जिले में, ओके। और बागौर कहाँ पे है, राजस्थान के भीलवाड़ा में, ठीक है। आदमगढ़ को माइक्रोलिथिक फैक्ट्री बोलते हैं, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द आदमगढ़, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, आदमगढ़ को माइक्रोलिथिक फैक्ट्री भी बोला जाता है। फिर हथनौरा के बारे में देखेंगे, ये फैक्ट कब आया था, तो आपको बता दूं मैं, ये 2025 में ही असिस्टेंट प्रोफेसर जो फेज़ फर्स्ट है उसमें ये क्वेश्चन हूबहू पूछा गया है। इसकी स्थिति क्या है, हथनौरा सीहोर जिले में पाया गया, ठीक है। अब इसकी खोज किसने की, 1982। देखो सन भी बहुत अच्छे से याद रखना है कि इसको खोजा कब क्या था, और किसने खोजा था, अरुण सोनकिया ने, और 1982, ठीक है। स्टेटमेंट वाइज हम लोगों से पूछा गया था, तो ये अभी भी आ सकता है। फिर क्या मिला है यहाँ से, हथनौरा से मानव मतलब जो ह्यूमन होमो इरेक्टस है उसकी खोपड़ी और हाथी के जीवांश मिले हैं, है ना। और हाथी के क्या मिले हैं, उसमें जबड़ा मिला है, हाथी के दांत मिले हुए हैं, है ना, हाथी के दांत पाए गए हैं और ऊपरी जबड़ा पाया गया है। फिर मानव जो होमो इरेक्टस है इसको क्या बोलते हैं, इसको दूसरा नाम से भी बोला जाता है नर्मदा मानव, ठीक है। और हथनौरा से प्राप्त है, इसको नर्मदा मानव की संज्ञा दी गई है, कुछ नहीं। और एक नॉर्मली फैक्ट था कि नरसिंहपुर ज़िले के करेली में जो शक्कर नदी है ना, उसके किनारे क्या मिला है, हमें पेंटिंग्स मिली हैं, शैल चित्र पाए गए हैं। और ओके, मैंने इन दोनों को पुट किया है जिससे कि पहले आपको लोकेशन भी पता चले, और हाँ जो हम स्टोरी से और भी इम्पोर्टेंट जो प्लेस है जो कि हम छोड़ देते हैं कुछ कुछ, तो वो भी इम्पोर्टेंट। देखो हटा के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जो कि है दमोह में, ठीक है। खलघाट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो खलघाट थोड़ा सा नाम से ही लग रहा है बहुत उसकी वाइब्स ऐसे आ रही है कि लग रहा है बहुत
तेज सी चीज़ है, तो कहाँ पे है ये? धार में, अपने आप ही आ जाएगा ये। फिर मामा भांजा जो इन लोगों ने अंकल भांजा कर दिया था, तो मामा भांजा ही बोलेंगे उसको, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। कहाँ पर है? हमारे पचमढ़ी में, ठीक है। हट्टा कहाँ है? हमारे दमोह में। कसरावत बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है? खरगोन में। और त्योथर भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमने पढ़ा हुआ था त्योथर में, सॉरी रीवा में भी बहुत सारे रॉक सेल्टर्स मिले हुए हैं, सो उसको भी देखना है, ठीक है। इनकी अवस्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली ऐसे कभी क्वेश्चन आ जाता है कि खलघाट एक्चुअल में कहाँ पे है, तो धार में। मावा भांजा शैलाशय के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, जब हम मौर्य काल पढ़ेंगे, है ना, मौर्य एरा पढ़ेंगे, तब उसमें आ जाएगा। हट्टा के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कसरावत और त्योथर ये दोनों थोड़े से नए हैं, तो इसको थोड़ा याद रखना है। कसरावत कहाँ पे? खरगोन में। और त्योथर कहाँ पे? रीवा, ठीक है। आई होप कि आपको सारा जो है लेक्चर समझ में आ रहा होगा, और मैंने इसमें बहुत मेहनत की है। 2 से ढाई घंटे सुबह से मैं लगी हुई हूँ, तब जाके ये चीज़ बनी है। और पता है पूरे पेज में ना कॉपी पेस्ट आपको क्या लग रहा है पूरा पेज कॉपी कर दो और दूसरे में यहाँ पे पुट कर दो, पेस्ट कर दो, ऐसा नहीं होता है। स्टेप बाय स्टेप इसको करने के लिए थोड़ा थोड़ा कट कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। अब देखो, ये जो हम स्टोन एज पढ़ते हैं या पैलियोलिथिक एज है, उससे रिलेटेड कहाँ पे हमारी चीज़ें क्या। देखो, सबसे पहले जो स्टार्टिंग में कृषि के साक्ष्य मिले बेलन घाटी। अब बेलन घाटी हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये भारत के संदर्भ में इम्पोर्टेंट है। बेलन घाटी यूपी में है, यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें बोला है मानव कपाल, दैट मीन्स मानव नर्मदा कपाल कहाँ पे है? ये सीहोर में। सीहोर की सिचुएशन कहाँ पे? यहाँ पे, ठीक है, ओके। हट्टा कहाँ है? दमोह में, सो यहाँ पे उसको पुट कर दिया। भीमबेटका यहाँ पर है रायसेन में, तो यहाँ पे रायसेन अवस्थित है। इसमें क्या मिला है? विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह, और वो भी हमारे भारत का बस नहीं, विश्व का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा गुफा केव समूह मिला है। फिर आदमगढ़ देखेंगे, होशंगाबाद, ओके। और मावा भांजा शैलाश्रय, कृषि के साक्ष्य भी मिले, हमने देखा था। मेसोलिथिक फैक्ट्री भी बोलते हैं, पशुपालन के साक्ष्य मिले, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम पढ़ेंगे क्या? ओके, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? मध्य प्रदेश में न्यूलिथिक एरा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है न्यूलिथिक एरा भी, क्योंकि मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में तो है ही इम्पोर्टेंट। और हमने इसमें क्या पढ़ा था कि इसमें क्या हो गया था, कुम्हार के चाक वगैरह बनने लगे थे, लोगों ने घर बना लिया था, उसमें रहने लगे थे। एंड देन हाँ, जो वेपन्स हैं इनके शाइनी हो गए थे, शार्प हो गए थे, है ना। और उन्होंने आग फायर का कैसे यूज़ करना है, किस तरीके से उसका क्या यूज़ है वो भी, और फार्मिंग भी स्टार्ट कर दी थी उन्होंने, है ना। और हाँ, खुद के लिए हाउस या होम बनाना भी स्टार्ट कर दिया था। अब हम इसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहला है चौपर पाषाण काल, या फिर जो कॉपर एज है, या फिर ताम्र पाषाण काल जो है, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? चारकोलिथिक एज, ठीक है। महापाषाण काल जो है, पता है इसको पोस्ट हो रहा था, ये मड़ा या ये पोस्ट हो रहा था, फिर इसको खुद ही रीराइट करना पड़ा था, लेड स्टोन एज, ओके। हाँ, इसकी जो एविडेंस है वो कहाँ पे मिलते हैं? हमारे साउथ या फिर दक्षिण भारत में, है ना। साउथ जो इंडियन है वहाँ पे मिलते हैं, यहाँ पे हमारे महापाषाण काल के साक्ष्य बहुत ही कम मिलते हैं। और जो ताम्रपाषाण काल के जितने भी साक्ष्य हैं वो लगभग नॉर्दर्न इंडिया में मिलते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश में जो ताम्रपाषाण काल है वो कहाँ कहाँ पर है। तो इसके साक्ष्य अधिकांशतः भारत के उत्तरी क्षेत्र में मिलते हैं, जैसा कि मैंने बताया था। मानव ने औजार बनाने के लिए पत्थर के साथ अब हमने कोई मेटल भी यूज़ करने लगे थे। वो कौन सी थी? पहली मेटल जो थी वो तांबा थी, ठीक है। मानव द्वारा तभी लिखा है, तांबा लिख लेना है इसको। तांबा धातु का सबसे पहले यूज हुआ था। और ताम्रपाषाण काल में मालवा संस्कृति का विकास नर्मदा घाटी और चंबल क्षेत्र में मिलता है। ताम्रपाषाण काल जब पढ़ते हैं तो किसका नाम आता है? मालवा का। और चंबल घाटी जो क्षेत्र है, मतलब मध्य प्रदेश के दक्षिण में जितने भी क्षेत्र हैं वो हमें ताम्रपाषाण काल में हम उसको पढ़ते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, और मैंने बहुत कोशिश की है आपको समझाने की, ठीक है। अब ये देखो, मालवा संस्कृति में जो मृत लिखा है, ये मृद लिख लो। मृदभांड जो है सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, मतलब कि मालवा क्षेत्र के जो मृदभांड है वो सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, ठीक है। मृदभांड मतलब कि होता है मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के जो बर्तन हैं हमारे मालवा क्षेत्र से जो मिले हैं ताम्रपाषाण एरा में, तो वो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण के जो एविडेंस है कहाँ कहाँ है, कायथा कहाँ पे, उज्जैन में है। हम इसके बारे में अलग से अभी पढ़ेंगे। फिर नाबदा टोली है खरगोन में, इसके बारे में हमने देख लिया। कसरावत भी कहाँ पे है, खरगोन में। फिर डांगवाला कहाँ पे है, उज्जैन में। और आगरा कहाँ पर है, मंदसौर में। हम इनके बारे में एक एक करके भी पढ़ेंगे। ओके, इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। इट्स एविडेंस हैज़ बीन फाउंड मोस्टली द नॉर्दर्न रीजन, हमने पढ़ लिया नॉर्दर्न रीजन ऑफ इंडिया। ह्यूमन्स हैव यूज्ड कॉपर अलॉन्ग विद द स्टोन ऑफ मेक्स टूल्स। ठीक है, इसमें कॉपर जो मेटल है उसका यूज़ करते थे, और तभी नहीं है, तांबा है इसमें, तांबा या फिर कॉपर जो है, कॉपर मेटल वॉज द फर्स्ट यूजेज बाय ह्यूमन्स, है ना। तो मोस्ट फैक्ट क्या हो जाता है, देखो उसका नाम ही है ताम्रपाषाण कालीन, दैट मीन्स तांबा, दैट मीन्स कॉपर। ओके, फिर डेवलपमेंट देख लेंगे। द डेवलपमेंट ऑफ द कॉपर इज मालवा कल्चर इज फाउंड एज द नर्मदा वैली एंड द चंबल वैली रीजन्स। तो कहाँ कहाँ पर, मालवा रीजन और चंबल वैली जो रीजन है वहाँ पर ताम्रपाषाण जो है उसका डेवलपमेंट हमें देखा गया। ठीक है, द क्ले पोर्ट्स ऑफ मालवा कल्चर एज द कंसिडर्ड द बेस्ट, द क्ले पोर्ट्स ऑफ मालवा कल्चर आर द कंसिडर्ड द बेस्ट। बहुत ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ हैं हमारे मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में जो क्ले पोर्ट्स मिले हुए हैं। ठीक है, एविडेंस ऑफ मालवा कौन कौन से हैं हम देखेंगे। पहला तो कायथा हमने पढ़ लिया था, नाबदा टोली, डांगवाला और आगरा। अब हम इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। देखो इनके बारे में कुछ नहीं, जैसे हमने उन क्षेत्रों के बारे में पढ़ा था उसमें भी इंग्लिश हिंदी करने का कोई वो नहीं है, बहुत सिंपल है। ओके, अब हम देखेंगे। सबसे पहले हमने कायथा निकाला, ये है कहाँ पर, ये उज्जैन जिले में है। ठीक है, काली सिंध नदी के किनारे। अब आपसे दो क्वेश्चन बनेंगे कहाँ पे, कि कायथा सबसे पहले कहाँ पर है, तो हमने देख लिया यहाँ पे है, उज्जैन में। ठीक है, अब बोलेगा किस नदी के किनारे है, तो काली सिंध नदी के किनारे है। तो दो जो है हमारे फैक्ट बन जाते हैं ऐसे। क्या मिला है यहाँ पे, भूरे रंग के मृदभांड, मृत लिखा है यहाँ पे, मृद लिख लेना। ठीक है, मृदभांड। अब इसकी खोज किसने की, तो 1964 में श्रीधर विष्णु बाकड़कर द्वारा की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी किसने खोजा था, जैसे भीमबेटका को इन्होंने खोजा था श्रीधर विष्णु बाकड़कर, वैसे ही जो है कायथा को भी खोजा गया था। ठीक है, फिर विशेष कायथा को पहला ताम्रपाषाण कालीन नगर बोला जाता है, जो चारकोलिथिक एरा का जो नगर है ना, वो सिटी बोली जाती है किसको, कायथा को। ये दोनों ही, चारों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, फिर हम नाबदा टोली के बारे में देखेंगे, कहाँ पर है, महेश्वर खरगोन में है। ओके, फिर नर्मदा नदी के किनारे। ओके, भूरे रंग के मृदभांड मिले हैं। और खोज किसने की थी, तो SD सांकलिया, अरुण सोनकिया नहीं है, बहुत सारे लोग थोड़े से कन्फ्यूज हो जाता है। और SB देव या दबे जो है इनके द्वारा खोजा गया था, है ना। यहाँ पे जो गूगल ट्रांसलेट है वो गलत कर रहा था, कुछ और कर रहा था, तो मैंने खुद से लिख दिया डांगबाला, या फिर कहीं कहीं लिखा रहता है डांगबाड़ा। ठीक है, कहाँ पर है, ये भी उज्जैन में है। लाल काले मृदभांड है, क्ले पोर्ट्स मिले हैं यहाँ पे भी। हाँ, आगरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे है, पहली बात तो मंदसौर में है ना, इसकी अवस्थिति कहाँ पे, मंदसौर में है। फिर चंबल नदी के किनारे, ये मंदसौर में मिला। इम्पोर्टेंट क्या है, पहली बात तो इसकी खोज किसने की थी, HB त्रिवेदी ने। बट जो साक्ष्य मिले हैं वो बहुत ही यूनिक पॉइंट है, क्या है, रोमन व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। रोमन व्यापार के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, हम ये शायद MCQ में भी लगा चुके हैं। तो कहाँ पे मिले हैं, ये जो है आगरा जगह पर। ठीक है, ओके, अब हमारा लास्ट क्या है, महापाषाण कालीन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो महापाषाण के साक्ष्य अधिकांशतः हमने देखे थे कि भारत के दक्षिण क्षेत्र में मिलते हैं। ठीक है, मानव ने औजार बनाने, पत्थर के साथ धूसर लोहों का यूज़ करना, मतलब कि जो लोहा है वो भी धूसर लोहा यूज़ करने लगे थे। और द यूनिक फैक्ट इज़ कि मध्य प्रदेश में कहाँ मिले, साउथ में नहीं, ये मिले हैं नॉर्दर्न MP में मिले। देखो कहाँ कहाँ पे, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, रीवा, ये सारे के सारे हमारे मध्य प्रदेश के ऊपरी क्षेत्र में अवस्थित हैं जिले, है ना। ये देखो जैसे मैंने रफली डायग्राम बनाया, ओके, ये बन गया। ठीक है हमारा, तो ये भिंड, मुरैना, श्योपुर और ये रीवा, ये देखो, ये तो सारे के सारे ऊपरी क्षेत्र हैं। लेकिन जैसा कि हम पढ़ते हैं कि महापाषाण काल के जितने भी क्षेत्र हैं वो भारत के दक्षिणी क्षेत्र में मिले, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में उत्तरी क्षेत्र में मिल रहे हैं। कहाँ कहाँ पे, ग्वालियर में, भिंड में, मुरैना में और रीवा में। ठीक है, एविडेंसेस ऑफ मेगालिथिक हैज़ बीन फाउंड मोस्टली द साउदर्न रीजन ऑफ इंडिया। ओके,
फिर ह्यूमंस हैव यूज्ड ग्रे आयरन विद अ लॉन्ग स्टोन और मिक्स टूल्स, ओके। और मध्य प्रदेश में कौन कौन सा एविडेंस हैज फाउंड? ग्वालियर, भिंड, मुरैना एंड रीवा, ओके। अब मैंने ये दोनों स्ट्रक्चर लिए हैं, इसके अलावा भी क्या है, कुछ और ऐसे स्थान हैं। देखो हम देख लेते हैं। चंबल घाटी, ये पूरा देखो, ये वाला जो क्षेत्र है वो पूरा चारकोले से घेरा है, ठीक है। क्या क्या है? कायथा, कायथा कहाँ पे है? उज्जैन। डांग वाला भी कहाँ पर है? उज्जैन। ये जो मैं आपको आसानी से बता रही हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उज्जैन में 2 स्थान है, क्या नाम है? कायथा और फिर उज्जैन। अपन बोलते हैं कायथा, कायथा कहाँ था? तो विष्णु जी के जो है सेवा कर रहा था, या फिर काली माता की सेवा कर रहा था, देवी देवताओं की कर रहा था। तो कायथा किस नदी के किनारे? काली सिंध, ठीक है। विष्णु भाकरकर जी ने खोजा था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर डांग वाला हमने देख लिया, उज्जैन में है। नाबदा टोली कहाँ पर है? खरगोन में है। खेड़ी नामा कहाँ पर? खेड़ी नामा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो डायरेक्ट पूछ लेता है कि खेड़ी नामा एक्चुअल में है कहाँ, तो अपन रह जाएंगे। तो खेड़ी नामा कहाँ है? होशंगाबाद में, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। और ये क्या लिखा है? कायथा के पास पहला ताम्रपाषाण नगर जो है, पहला ताम्रपाषाण कालीन नगर, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट। अब आयरन के बारे में हम देखेंगे। सागर, ओके। ये अब देखो, अन्य ताम्रपाषाण कालीन स्थल आयरन तो कहाँ पे है? सागर में। हम आगे भी पढ़ेंगे आयरन के बारे में। खेड़ी नामा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है? ये होशंगाबाद। नागदा कहाँ पे है? उज्जैन। बेसनगर कहाँ पे? विदिशा। बेसनगर के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, तो आपको बार बार जब हम रिपीट करेंगे तो वैसे भी याद हो जाएगा। जो आपको याद करना है वो खेड़ी नामा है और नागदा है, ठीक है। ओके, हमारा लेक्चर ख़त्म हो चुका है और आई होप कि आपको सारा लेक्चर पसंद आया हो, है ना। मैंने अपनी तरफ से कुछ कोशिश की थी आपको दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड कराने की। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और मैं नेक्स्ट टाइम से और सुधार करूँगी इसमें। बाकी अब फिर मिलते हैं हम किसी और नए लेक्चर के साथ। और इसमें क्या करेंगे हम नेक्स्ट, अब आद्य ऐतिहासिक काल या फिर प्रोटो हिस्टोरिक एरा, जो हमारे मध्य प्रदेश में ज़्यादा इसका नहीं है वैल्यू, या फिर हमारा जो एमपी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं देता है, ठीक है। तो हम थोड़ा पढ़ेंगे और इसके बाद सीधा महाजनपद एरा पढ़ लेंगे और मौर्य पीरियड पे आ जाएंगे, ठीक है, डायनेस्टी पे आ जाएंगे। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे किसी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।